चलो नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा? फंजाई किंगडम। बकवास नहीं, बस। फंजाई किंगडम, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइकोटा किंगडम के बारे में। और बताइए फंजाई किंगडम में किसको इंक्लूड किया जाता है? मल्टी सेल्यूलर, हेटेरोट्रॉपिक मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स को। पर ये डेफिनेशन तो एनिमल्स की भी है, पर आगे क्या लिखेंगे? विद सेल वॉल। इसको पहले लिख लेना। तो ये हेटेरोट्रॉपिक मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स विद सेल वॉल को हम प्लेस करते हैं कहाँ पे? RH विटेकर में पढ़ाया था। इसको प्लेस करते हैं कहाँ पे? फंजाई या फिर माइकोटा किंगडम। एंड माइकोटा किंगडम टर्म किसने दिया था? प्रोटिस्टा किसने दिया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा था? और 4 किंगडम कॉपलैंड ने क्या दिया था? मोनेरा किंगडम। ठीक है। और फंजाई किंगडम टर्म किसने दिया था? RH विटेकर ने, है ना। अच्छा इधर देखो, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। हैबिटेट के बेसिस पे हम लोग इनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटेंट, है ना। मतलब ऑलमोस्ट आपको फंगस सभी जगह मिलेगा, है ना। और ज़्यादातर स्पेशली फंगस जो है आपने देखा होगा बरसात के टाइम ग्रो करती है। मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर ड्राई नहीं, मॉइस्चर हो एंड प्लस वार्म हो। तो वार्म और मॉइस्चर वाला जो प्लेस होता है वो वाला फंगस का सबसे फेवरेट टाइम होता है, राइट। अच्छा, अब बाकी इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कचरा होता है उसके पे फंगस ग्रो हो सकती है, गोबर पे फंगस ग्रो हो सकती है, रोटी पे फंगस ग्रो हो सकती है। इवन लैब में भी मशरूम होती, लैब में एस्परजिलस हो गया, निरोस्पोरा, तो लैब में भी ग्रो कर सकता है। इवन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लिविंग प्लांट, कोई भी ट्री जो आपको जिंदा दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर भी फंगस ग्रो हो जाती है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे कि इसकी हैबिटेट आपको बहुत सारे जगह मिलेगी आपको, है ना। तो हैबिटेट के बेसिस पे भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। अब ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कैसे? क्योंकि फंगस जब भी आपके दिमाग में पिक्चर आएगा तो वो पिक्चर इस तरह से बनेगा कि फंगस का बॉडी या तो आपको ऐसा मिलेगा या फंगस का बॉडी आपको ऐसा मिलेगा, या फिर फंगस का बॉडी जो है वो आपको ऐसा मिलेगा। क्या मतलब हुआ? और फंगस की बॉडी को वैसे हम बोलते क्या है? हाइफी। क्या बोलते हैं? तो ये जो आपको सारी दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? दीज आर हाइफी। एंड हाइफी के आगे जो जाके नेटवर्क बनता है, इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, जो आपने बचपन में दीवारों के ऊपर पहली बार जब पेन हाथ में लिया था तो खूब बनाया था, तो आपने सीधा फंगस का क्या बनाया था? वहाँ पे माइसीलियम बनाया था। क्या बनाया था? माइसीलियम। तो हाइफी इसकी बॉडी को बोला जाता है, फंगल बॉडी को। अच्छा, अगर प्लीज बॉडी को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको फंगस की बॉडी हमेशा ब्रांच देखने को मिलती है ना। अच्छा, इसमें फंगस की बॉडी आपको कैसे दिखाई दे रही है? मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखाई दे रही है, यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे बाई न्यूक्लिएटेड दिखाई दे रही है। यहाँ पे सेप्टा अब्सेंट है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी क्या है? सेप्टा प्रेजेंट है। तो आप ऐसा पूरा लिखना, देखो एसेप्टेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और मल्टी न्यूक्लिएटेड में भी क्या? सिनोसिटिक लिख लोगे। क्या क्या? एसेप्टेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? सिनोसिटिक टर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? सेप्टेड और यूनी न्यूक्लिएटेड। और यूनी न्यूक्लिएटेड के लिए बाय द वे हम टर्म यूज़ करते हैं प्राइमरी माइसीलियम। क्या टर्म यूज़ करते हैं? प्राइमरी माइसीलियम। और यहाँ पे भी क्या होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा, और ये कैसा होगा? बाई न्यूक्लिएटेड होगा। एंड बाई न्यूक्लिएटेड के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सेकेंडरी माइसीलियम, है ना। तो आगे जाके हम फंगस की 4 डिवीजन पढ़ेंगे, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना। फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, एस्को के अंदर आपको ये मिलेगा, और बेसिडियो में आपको ये मिलेगा,
और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ड्यूटेरो की मैच करती है किसके साथ, एस्को के साथ, है ना। तो ये तो इसका माइसिलियम हो गया। अब माइसिलियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेप्टा। क्या प्रेजेंट है इसमें, सेप्टा। तो अब सेप्टा भी दो तरह के होते हैं, या तो इसमें सेप्टा अब्सेंट होगा या फिर सेप्टा प्रेजेंट होगा। अगर अब्सेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई सेप्टेट माइसिलियम बोलेंगे, और इसको क्या बोला जाएगा, सेप्टेट हाइफी बोल सकते हैं। अच्छा, अब सेप्टेट में भी दो कंडीशन है कि या तो इसके सेप्टा आपको ऐसे मिलेंगे, डोंट वरी, सारी चीज़ें आगे जाके रिपीट होगी जब हम फाइनली सारी क्लासेस पढ़ेंगे। एक सेप्टा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और दूसरा सेप्टा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा, तो इनको क्या बोला जाएगा, सिंपल सेप्टा, और इनको बोला जाएगा डॉलीपोर सेप्टा, डॉलीपोर सेप्टा। और एस्को ड्यूटेरो में ये वाले जो सेप्टा आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन से, सिंपल। एंड डॉलीपोर सेप्टा आपको कहाँ पे मिलेंगे, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज़, और इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। क्योंकि अभी तो मैंने बोला था कि फाइको के अंदर तो सेप्टा होते ही नहीं है, फाइको में सेप्टा नहीं होते। यहाँ तक किसी को परेशानी है इसमें, नहीं। चलो आगे, ये तो हो गया। तो कुल मिला के अगर देखो आप अलग अलग क्लास के नाम लोगे तो उसमें फंगस का बॉडी का स्ट्रक्चर भी आपको अलग अलग तरीके का मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि फंगस के अंदर आपको हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, बैक्टीरिया। पर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का खुद का बॉडी बहुत सिंपल है, पर बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन जो है वो आपने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ पे मिली थी, मोनोरेरा किंगडम में, है ना। चलो ये तो हो गया इसकी बात। अब इसके बाद इसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में तो बताइए, फंगस के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है। और ये सेल वॉल बना किसका होगा, काइटिन का। और काइटिन हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। तो काइटिन प्रेजेंट है। आगे जाके एक एक्सेप्शन पढ़ाऊंगी कि जो फाइकोमाइसिटीज़ होती है ना, इसके कुछ मेंबर होते हैं, है ना, जैसे ओमाइसिटीज़ होते हैं, उसमें एक्सेप्शनली वहाँ पे काइटिन नहीं होगा, उसमें सेलुलोज होगा, है ना, पढ़ाऊंगी मैं ऐसा। चलो ये हो गया इसमें सेल वॉल। सेल वॉल के बाद इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे आपने बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम पढ़ा था, मीजोजोम, एंड मीजोजोम आपने पढ़ा था कि इन फोल्डिंग ऑफ क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इन नहीं, मेम्ब्रेन को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा आउट फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इनको बोलते हैं लोमाजोम, लोमाजोम। अब इन लोमाजोम का क्या काम है, तो लोमाजोम बेसिकली है क्या, दिस इज आउट फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और बेसिकली इसका काम होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को या फिर एक्सचेंज को इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना। ये क्या मतलब हुआ, देखो फंगस भी हेटेरोट्रॉपिक होती है, हम भी हेटेरोट्रॉपिक हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे, पहले हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, और फंगस में उल्टा होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास खाना आया, खाने की थाली है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम आपने सारे वॉमिट कर दिए, ठीक है, और डाइजेशन कहाँ पे चल रहा है, थाली के अंदर चल रहा है। उसके बाद आपने स्ट्रॉ लगाई, और जो सिर्फ डाइजेस्टेड जो फूड होगा, सिर्फ डाइजेस्टेड फूड को आप लोग क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो ऐसा कौन करता है, फंगस। तो फंगस छी नहीं करना है, तो इतना क्यों इमेजिन कर लिया ठीक है। तो फंगस के अंदर बेसिकली क्या होता है, फंगस अपने सराउंडिंग के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर रिलीज करता है, बाहर रिलीज कर देता है। तो डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, उसकी बॉडी के बाहर हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और उसके बाद जो डाइजेस्टेड जो फूड होगा, उस डाइजेस्टेड फूड को सीधा वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, है ना। और वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाया,
है ना, लोमाजोम। तो यहाँ पे मटेरियल के एक्सचेंज या डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर जा रहे हैं, मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन कौन बढ़ा रहा है यहाँ पे, लोमाजोम। एंड लोमाजोम है क्या, बेसिकली आउट मेम्ब्रेन ऑफ, आउट फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अच्छा, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फंगस आपको क्या लगता है, हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड? तो ध्यान रखना, फंगस आपको हैप्लॉइड दिखाई देगा, है ना। अच्छा, फंगस के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है, फंगस का स्टोर्ड फूड क्या होता है? तो एक होता है ग्लाइकोजन एंड क्या होता है, ऑयल। बैक्टीरिया, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, एनिमल, फंगस, तीनों में क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। और प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। आसान था। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन और ऑयल के फॉर्म में। अच्छा, गोल्जी बॉडी के अंदर आपको एक यूनिक चीज़ मिलेगी, आपने 10 एल पढ़ा होगा, तो उसमें हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। एंड गोल्जी बॉडी में हम सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स पढ़ते हैं, यस। तो उसमें जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर थे उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और बाय द वे यहाँ पे फंजाई के अंदर जो सिस्टर्नी होती है गोल्जी बॉडी में, वो हमेशा 1 ही होती है ना। तो ये क्या है इसमें, गोल्जी बॉडी। एंड गोल्जी बॉडी के अंदर आपको मिलेगा यूनी सिस्टर्नल कंडीशन। एंड यूनी सिस्टर्नल कंडीशन का मतलब गोल्जी बॉडी में आपको एक ही सिस्टर्नी देखने को मिलेगा। कोई परेशानी इसमें नहीं, बस इतनी सी कहानी थी इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो फंगस के अंदर आपको तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव भी, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप लोग जानते हो, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे ये इसका बॉडी है, इस बॉडी की अगर मान लो 3 टुकड़े हो गए, है ना, किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंटल यहाँ पे ब्रेकेज हो गया, तो उसमें हर टुकड़ा जो है वापस पूरा एक क्या करेगा, नया हाइफी फॉर्म कर देता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें तो कुछ भी नया नहीं था। दूसरा हम बात करते हैं ई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। और ई सेक्चुअल प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे बेसिकली क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो ये क्या करता है यहाँ पे, स्पोर फॉर्मेशन। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो सेक्चुअल प्रोडक्शन से बनते हैं कि ई सेक्चुअल प्रोडक्शन से, ई सेक्चुअल प्रोडक्शन से ना। तो क्या इनको हम ई सेक्चुअल स्पोर्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इनको, ई सेक्चुअल स्पोर्स बोल सकते हैं। अब ये ई सेक्चुअल स्पोर्स या तो इसमें बनते हैं स्पोरेंजियोस्पोर या फिर बनते हैं इसमें कोनिडिया। स्पोरेंजियो स्पोर बनेंगे या फिर इसमें बनते हैं क्या, कोनिडिया। बाकी इसमें आइडिया भी बनते हैं, क्लेमाइडिया भी बनते हैं। मत पढ़ो, कोई नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। बस 2 इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया 2 याद रखना इसमें, और दूसरा होता है इसमें कोनिडिया। अब स्पोरेंजियोस्पोर कैसे बनेंगे जरा देखो इसमें। जैसे मान लो कि ये फंगस है और ये इसकी बॉडी है, ये इसकी ब्रांच है, ठीक। अब इसकी ब्रांच का जो टिप होगा वो स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद में इसके बीच में एक डेवलप होती है मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कॉल्यूमिला, नहीं याद रखना है। पर इस मेम्ब्रेन की वजह से इसका जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, इस स्पोरेंजिया के 2 पार्टीशन हो गए, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। जिसमें नीचे वाला पार्ट स्टेराइल होगा, मतलब वो स्पोर नहीं बनाता है। स्पोर कौन सा बनाएगा, ऊपर वाला पार्ट जो फर्टाइल होता है। तो इसमें यहाँ पे खूब सारे जो है वो डेवलप हो जाते हैं, क्या इसमें स्पोर्स। और फिर कंडीशन क्या होगी, जल अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, है ना। तो उसके बाद में ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएगी। मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि फेवरेट काम हमेशा हम कब करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में करते हैं ना। हाँ, तो ध्यान रखना, चाहे दिस वन, ये हमेशा कब बनते हैं, जब कंडीशन कैसी होती है, फेवरेबल होती है। तो उसके बाद ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएगी। एंड बर्स्ट होते ही ये जो स्पोर्स है वो बाहर हवा में रिलीज कर दिए जाएंगे। एंड फिर उसके बाद में ये स्पोर्स वापस जर्मिनेट होंगे, एंड जर्मिनेट होके वापस एक हाइफी बना लेंगे। यहाँ पे जर्मिनेट हो गया, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स बोलते हैं। तो स्पोरेंजिया क्या होती है, कोई भी ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। प्लूरल होता है, स्पोरेंजियम क्या होता है, सिंगुलर होता है।
अच्छा, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? अब ये इसकी जो बॉडी है कि ये वाली जो ब्रांच स्पोरेंजिया को क्योंकि होल्ड कर रही है, एंड होल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? तो उसको बोला जाएगा स्पोरेंजियोफोर, आर्किगोनियोफोर, कोनिडियोफोर, है ना। तो ये फोर मतलब क्या होता है? होल्डिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि ये स्पोरेंजिया को होल्ड कर रहा है, दैट्स वाई इस वाली ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। कोई परेशानी? और ऐसे यहाँ पे पूरे पॉइंट लिख लेना कि ये यूनिसेलुलर दिखाई दे रहे हैं, ये हैप्लॉइड भी होते हैं, और इसके अलावा इसके ऊपर वॉल कैसी होगी? थिक वॉल की थिन वॉल? कॉमन सेंस की बात है, कंडीशन फेवरेबल है, एंड फेवरेबल कंडीशन में वॉल कैसी होगी? थिन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो स्पोर्स बनते हैं, इन स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर्स बोलते हैं, है ना। यहाँ तक किसी को परेशानी? तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा? राइजोपस। देखा है कभी? नहीं? घर में रोटी सबने देखी है जिसके ऊपर काली फंगस लग जाती है? हाँ, इसी को बोलते हैं राइजोपस। राइजोपस ब्लैक मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, एक ही बात है। और गाय का गोबर देखा है, उसके ऊपर एक फंगस लग जाती है जिसको बोलते हैं डंग मोल्ड, या फिर बोलते हैं म्यूकर, है ना। तो राइजोपस और म्यूकस, कोई परेशानी इसमें, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें कोनिडिया। कोनिडिया आप लोगों ने शायद क्लास 12 के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, पुरानी एनसीईआरटी में, है ना। पेनिसिलियम का एग्जाम्पल दिया हुआ था। कोई बात नहीं, ये देखो, तो इसमें ये आपको फंगस दिखाई दे रही है, ये फंगस का ब्रांच दिखाई दे रहा है। अब ये जो ब्रांच है कि कभी कभी होता है कि आगे जाके फिर से ब्रांच हो जाता है, और कभी कभी इसकी ब्रांच की और ब्रांच बन जाती है। तो देखो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी की जो ब्रांच है, ये बेसिकली सारे कोनिडिया को होल्ड करती है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम क्या? कोनिडियोफोर, होल्डिंग स्ट्रक्चर। और कोनिडियोफोर आगे जाके जब ब्रांच बना रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच। हालांकि प्राइमरी ब्रांच का एक नाम होता है रेमी, नहीं याद रखना है। फिर उसके बाद आगे जाके फिर से ये ब्रांच हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांच, जिसको बोलते हैं मेटुला, नहीं याद रखना है। बट इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट सेल डेवलप हो जाती है। तो जैसे पानी की बोतल होती है, बिल्कुल वैसी ही आपको यहाँ पे बोतल शेप्ड सेल दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं क्या है? स्टेरिगमेटा। ये आपको यहाँ पे बोतल शेप्ड सेल्स दिखाई देगी। अब आप लोगों ने कभी बडिंग सुनी है? आपके सर पे अगर जोर से पत्थर मारा जाए बड निकल जाती है। हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही ये स्टेरिगमेटा जो है वो यहाँ से क्या शो करेगा? जैसे बडिंग होती है, बडिंग की तरह यहाँ से ये बनाता है क्या? ये। तो इसमें ये क्या बन जाएगा? दिस इज पूरा चेन बन गया किसका? कोनिडिया का। तो ये बन जाता है चेन ऑफ कोनिडिया। इसमें हर एक सिंगल रेड कलर के सर्कल को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कहाँ ध्यान है? अरे तो वो कर लेगी नाक साफ अपना, ठीक है, मत हेल्प करो उसको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कोनिडिया। अब फाइनली जो है कोनिडिया वो हवा में रिलीज हो जाएंगे, एंड रिलीज हो जाने के बाद जो भी अब इनको वापस अपना नया सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो वहाँ पे नया सबस्ट्रेटम के ऊपर ये वापस जर्मिनेट हो जाएंगे, एंड जर्मिनेट होके वापस एक नया हाइफी बना देंगे। कोई परेशानी इसमें, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने फंगस के बहुत सारे कलर देखे, और बाय द वे फंगस का कोई कलर होता भी नहीं है। यकीन मानिए, फंगस हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। फंगस का खुद का कोई कलर नहीं होता है, पर फिर भी हम पेनिसिलियम को बोलते हैं पिंक मोल्ड, क्योंकि वो पिंक मिलता है। राइजोपस को बोलते हैं ब्लैक मोल्ड, क्योंकि वो आपको ब्लैक दिखता है। क्यों? तो ये जो कलर है वो कलर फंगस की हाइफी का नहीं होता है, वो कलर किसके? इनके स्पोर्स का होता है। किनका? हाँ। तो अगर आप लोग कभी रोटी देखी है, ब्लैक आपको दिखाई देती है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें आपको कितने सारे जो है कोनिडिया आपको दिखाई देंगे, या आपको वहाँ पे कितने स्पोरेंजियो स्पोर दिखाई देंगे। कोई परेशानी इसमें, है ना। तो यहाँ पे आप एक काम करना, ऐसे पॉइंट लिखना कि ये कैसा है? यूनिसेलुलर होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, इसके ऊपर वॉल कैसी होगी? थिन वॉल होती है। चाहे कोनिडिया हो चाहे स्पोरेंजियोस्पोर, दोनों ही कब बनते हैं? जब कंडीशन
फेवरेबल होती है ना। एंड ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना। और इनको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ई सेक्सुअल स्पोर्ट्स बोल सकते हैं। भैया बात नहीं, क्या बोलेंगे इनको, ई सेक्सुअल स्पोर्ट्स बोला जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी जो है फंगस जो है आइडिया होता है, क्लेमाइडिया होता है, ये सब बनाता है, बट वो आपको नहीं पढ़ना, कोई नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा फंगस जो है वो बडिंग भी शो करती है, जैसे एग्जाम्पल ईस्ट, है ना। तो इसमें तीसरा एग्जाम्पल आता है ईस्ट। ईस्ट में आप लोगों ने छठी क्लास से पढ़ रहे हो बेटा कि बडिंग होती है, बडिंग होती है ना। अब मैं क्या लिखूँ उसको, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो ये फिलहाल जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने बनाया है पेनिसिलियम का। किसका, तो आप लोगों को क्या दिखाई दिया कि राइजोपस और म्यूकस के अंदर क्या बनता है, स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं, बट पेनिसिलियम के अंदर क्या बनता है, कोनिडिया बनता है ना। बाकी आगे डिफरेंस मैं आपको जब फैमिली पढ़ाऊंगी तो और अच्छा समझाऊंगी, ठीक है। तो ये तो आगे फैमिली में सब रिवीजन होने वाला है, ठीक है। अब एक लास्ट बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे इसके, और बात नहीं करें भैया प्लीज। चलो देखो नेक्स्ट, तो इसमें तीसरा कौन सा मिलेगा आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें होता क्या है कि मान लो कि ये इसका हाइफी है, ठीक है, ये वन मोर हाइफी है, ये मान लो कि इसमें गैमेट्स बनाते हैं। आप मुझे बता सकते हो कि इसमें गैमेट्स बनते वक्त डिवीजन कौन सा होगा, गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड होते हैं ना। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, हैप्लॉइड। और फंगस खुद भी कैसी है, तो डिवीजन कौन सा होगा, ठीक है। तो इनके अंदर फंगस में गैमेट्स बनते वक्त डिवीजन कौन सा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट देखो इधर, ये गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं। गैमेट्स के अंदर क्या होगा, इसमें फ्यूजन होता है। पर फ्यूजन में दो बातें, एक सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है। पर पहले इनका क्या फ्यूज होगा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद क्या होगा, इनका दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। पहले, और इस पूरे प्रोसेस से क्या बनेगा, फिर फाइनली ये बन जाता है ज़ाइगोट। वापस सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने कि पहले इनका क्या फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोगेमी। गैमेट्स का अभी तक सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। और साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद अब फाइनली इसके पास न्यूक्लियस कितने आ गए, दो। तो दो न्यूक्लियस आने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन कंडीशन। इसको क्या बोला जाएगा, डाई कैरियोन कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो इसको N+N कंडीशन। अभी तक गैमेट्स का सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनका दोनों का न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा कैरियोगेमी बोला जाएगा। और फिर फाइनली हम बोलेंगे कि इस तरह से ये पूरा क्या हुआ है, अब हुआ है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। तो सिनगेमी के अंदर पहले क्या होता है, साइटोगेमी होता है, फिर क्या होता है, कैरियोगेमी होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूज़न इमिडिएटली हो रहा है कि बहुत थोड़े समय बाद रुक के हो रहा है, तो दोनों चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। जब हम कैरियोगेमी की बात करते हैं तो कैरियोगेमी में दो कंडीशन है कि या तो वो इमिडिएट फ्यूज़न होगा, इसमें पूरा लिख लोगे, इमिडिएट फ्यूज़न होगा, या फिर हो सकता है कि इसमें फ्यूज़न डिले हो सकता है, जो आपको अगली क्लास में समझ आएगा कैसे, है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ पे आएगा फाइकोमाइसिटीज, कौन सा एग्जाम्पल, और यहाँ पे कल मैं आपको समझाऊंगी एस्को एंड बेसिडियो के अंदर आपको डिले टाइप का मिलेगा, मतलब उसमें न्यूक्लियस के फ्यूज़न में उनको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर दो कंडीशन है कि कंडीशन या तो फेवरेबल होगी, मतलब फेवरेबल कंडीशन में जाइगोट बनेगा, या फिर कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोट बनेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जब कंडीशन अनफेवरेबल है तो जाइगोट के ऊपर वॉल कैसी होगी, जाइगोट के ऊपर वॉल कैसी होगी, वेरी नाइस थिक वॉल्ड होगा। और कंडीशन अगर फेवरेबल है तो उसके ऊपर जो वॉल होगी वो कैसी होगी, थिन वॉल्ड होगी। और इस तरह के जाइगोट के लिए हम दो अलग अलग नाम यूज़ करते हैं। जब जाइगोट के ऊपर थिन वॉल हो
तो उसको बोला जाता है oospore। ओ, और अगर थिक वॉल्ड होगा तो उसको बोलते हैं ज़ाइगोस्पोर्स। तो आगे जाके हम फाइकोमाइसिटीज़ की आगे फर्दर 2 क्लासेस पढ़ेंगे, oomaइसिटीज़ और एक हम पढ़ते हैं ज़ाइगोमाइसिटीज़। तो ये हमने नाम ही किसके बेसिस पे रखा गया, उनके बनने वाले ज़ाइगोट के बेसिस पे। कोई परेशानी इसमें? अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो ज़ाइगोट है वो डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? डिप्लॉयड है, पर हम जानते हैं कि फंगस तो कैसी होती है, तो ये बात सही नहीं है। तो डिप्लॉयड को वापस क्या करो, हैप्लॉयड करो। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड करने के लिए डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। और ये मियोसिस कहाँ पे हो रहा है, ज़ाइगोट के अंदर हो रहा है। और ज़ाइगोट में होने वाले मियोसिस को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ज़ाइगोटिक मियोसिस। तो फंगस और आपने ऐसा एल्गी में पढ़ते हैं ना, तो फंगस और एल्गी दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है, ज़ाइगोटिक मियोसिस। और मियोसिस के बाद जो फाइनली हैप्लॉयड जो सेल बनती है उसको हम बोलते क्या है, मियोस्पोर्स। क्या बोलते हैं, मियोस्पोर्स बोल दो। एंड ये रिप्रोडक्शन कौन सा है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में बनने वाले स्पोर्स को क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल स्पोर्स बोला जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या बोला था, ये वाले ए सेक्सुअल स्पोर्स थे और सेक्सुअल प्रोडक्शन में बनने वाले सेक्सुअल स्पोर्स है ना। आगे जाके हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये हमने नाम किसके बेसिस पे रखा गया, कि उसमें बनने वाला स्पोर्स कौन सा है। अगर ये मियोस्पोर्स एस्कोस्पोर होता है तो क्लास का नाम रखा गया कौन सा, एस्कोमाइसिटीज। और अगर ये बनता है बेसिडियोस्पोर्स तो क्लास का नाम रखा गया क्या, बेसिडियोमाइसिटीज। कोई परेशानी? यहाँ पे तो देखो oomaइसिटीज और ज़ाइगोमाइसिटीज हमने ज़ाइगोट के बेसिस पे नाम रखा है, और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज हमने सेक्सुअल स्पोर्स के बेसिस पे नाम रखा है। और फिर फाइनली ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे एंड जर्मिनेट होने के बाद वापस एक नया माइसिलियम बना देंगे। तो ये जर्मिनेशन हो गया, और जर्मिनेशन होने के बाद वापस पूरा एक नया माइसिलियम बना देंगे। कोई परेशानी? तो इस सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान अगर आप ध्यान से देखें तो इस ज़ाइगोट को छोड़कर आपको कोई भी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड नहीं दिखाई दे रहा है। फंगस खुद हैप्लॉयड, गैमेट्स भी हैप्लॉयड, ज़ाइगोट भले ही डिप्लॉयड है बट इसके बाद जो मियोस्पोर्स बनती है वो भी कैसे हैप्लॉयड है। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है फंगस के अंदर वो कैसा देखने को मिलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा मिलेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे आपने डायटम्स में क्या पढ़ा था, डिप्लॉन्टिक, डायनोफ्लेजिलेट्स में हैप्लॉन्टिक, यूग्लिना में कौन सा पढ़ा था, यूग्लिना खुद हैप्लॉयड होता है तो उसमें लाइफ साइकिल मार खाओगे। ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान पढ़ते हैं, और यूग्लिना में सेक्सुअल प्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती। ठीक है, हाँ स्लाइम मोल्ड में कौन सा होगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। और यहाँ पे फंगस में कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक। एंड जहाँ कहीं पे भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, मियोसिस हमेशा कब होगा, जब ज़ाइगोट, ज़ाइगोटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको क्या मिलेगा, ज़ाइगोटिक मियोसिस मिलेगा। कोई परेशानी? ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कौन सा, इसमें फंगस की 4 क्लासेस है ना, ज़ाइगो, फाइको, एस्को, बेसिडियो। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी है, तो ये आप लोग कल पढ़ के आना, नहीं तो फिर आपको कल की क्लासेस कुछ नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो फंगस ज़रूर इतना पढ़ के आना। लिखो।